जब इंटरनेट पहली बार आया था, लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी कुछ ही सेकंड में उनके पास पहुंच सकती है। जब ऑनलाइन भुगतान शुरू हुए तो बहुत से लोग डर गए थे, अगर मेरे पैसे गायब हो जाए तो। जब ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुई तो लोग हंसने लगे थे, मैं उस चीज पर कैसे भरोसा करूं जिसे मैं छू नहीं सकता। हर बड़ी तकनीक जिसने दुनिया को बदला, पहले नकार दी गई, फिर उससे डर लगा, फिर उसे गलत समझा गया और आखिरकार उसे सामान्य जीवन का हिस्सा मान लिया गया। आज हम एक और ऐसे बदलाव के किनारे खड़े हैं, एक ऐसी तकनीक के सामने जिससे बहुत से लोग डरते हैं, बहुत से लोग उसे समझते नहीं हैं और बहुत से लोग बिना सोचे समझे उसकी आलोचना करते हैं। वो तकनीक है बिटकॉइन। बिटकॉइन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। यह केवल इंटरनेट पर ही मौजूद है और यही वजह है कि बहुत से लोग उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आज आप जो ज्यादातर पैसे इस्तेमाल करते हैं वे भी असल में भौतिक रूप में मौजूद नहीं है। दुनिया के 90% से भी ज्यादा पैसे सिर्फ कंप्यूटरों के अंदर डिजिटल नंबरों के रूप में मौजूद हैं। नकद पैसे तो अब पहले से ही दुर्लभ होते जा रहे हैं। पैसा हमेशा बदलता रहा है और बिटकॉइन उसी बदलाव की अगली कड़ी है। शुरुआती दिनों में बिटकॉइन की लगभग कोई कीमत नहीं थी। एक समय था जब लोग कुछ ही रुपयों में एक बिटकॉइन खरीद सकते थे। यहाँ तक कि ऐसे भी समय आए जब हजारों बिटकॉइन मुफ्त में बांटे गए, सिर्फ सिस्टम की जांच के लिए। आज एक बिटकॉइन की कीमत लाखों रुपए है और यह अपने चरम समय में 10 लाख से भी ऊपर जा चुकी है। इस जबरदस्त बढ़ोतरी से स्वाभाविक रूप से कई सवाल उठते हैं। आखिर बिटकॉइन है क्या? इसकी कोई कीमत क्यों है? इसे कौन नियंत्रित करता है? यह काम कैसे करता है? क्या यह कानूनी है? क्या यह सुरक्षित है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इसका सच में कोई भविष्य है या यह सिर्फ एक जोखिम भरा प्रयोग है? बिटकॉइन को समझने के लिए हमें सबसे पहले खुद पैसे को समझना होगा। सभ्यता की शुरुआत से ही इंसानों ने पैसे के रूप में कई चीजों का इस्तेमाल किया। नमक, अनाज, सीप, पशुधन, सोना, चांदी, सिक्के, कागज की नोटें। समय के साथ पैसा हल्का, ले जाने में आसान और ज्यादा अमूर्त होता गया। आज के समय में पैसा लगभग पूरी तरह अदृश्य हो चुका है। जब आप किसी ऐप से पैसे भेजते हैं तो असल में कुछ भी भौतिक रूप से नहीं चलता, सिर्फ डाटाबेस में नंबर बदलते हैं। बिटकॉइन इस विचार को अपनी चरम सीमा तक ले जाता है। पैसा बिना बैंकों के, बिना सीमाओं के, बिना किसी अनुमति के। बिटकॉइन की शुरुआत अक्टूबर 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के ठीक बाद 1-9 पन्नों के दस्तावेज बिटकॉइन श्वेतपत्र के माध्यम से हुई थी। इसे एक अज्ञात व्यक्ति या समूह ने सातोशी नाकामोटो नाम से जारी किया था। आज तक कोई नहीं जानता कि असली सातोशी कौन है, लेकिन जो कुछ भी सातोशी ने बनाया वह क्रांतिकारी था। एक ऐसी डिजिटल मुद्रा जो किसी भी सरकार, केंद्रीय बैंक या संगठन पर निर्भर नहीं करती। रुपया या डॉलर जैसी पारंपरिक मुद्राओं को केंद्रीय बैंक नियंत्रित करते हैं। सरकारें जब चाहें तब और पैसा छाप सकती हैं। यह आपातकालीन स्थितियों में तो उपयोगी है, लेकिन समय के साथ यह मुद्रास्फीति के जरिए बचत की कीमत को कम कर देता है। बिटकॉइन अलग तरीके से काम करता है। सातोशी ने बिटकॉइन में एक सख्त नियम प्रोग्राम किया। कुल मिलाकर केवल 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही कभी अस्तित्व में आएंगे, न कि हर देश के लिए 2.1 करोड़, न हर साल के लिए, कुल हमेशा के लिए। यह निश्चित आपूर्ति बिटकॉइन की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है। कमी से ही मूल्य पैदा होता है। जितने अधिक लोग किसी सीमित चीज को चाहते हैं, उसकी मांग उतनी ही अधिक हो जाती है। बिटकॉइन एक तकनीक पर चलता है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन एक वैश्विक डिजिटल बही खाता जैसा है जो अब तक की हर बिटकॉइन लेन देन को रिकॉर्ड करता है। यह बही खाता किसी एक कंप्यूटर या सर्वर पर नहीं रखा जाता। यह दुनिया भर के हजारों कंप्यूटरों पर कॉपी और सिंक्रोनाइज किया जाता है। इससे बिटकॉइन को हेरफेर करना या हैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। किसी लेन देन को बदलने के लिए किसी को एक ही समय में पूरे वैश्विक नेटवर्क के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण करना होगा, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को बिटकॉइन भेजता है तो उस लेन देन को सत्यापित करना आवश्यक होता है। पारंपरिक प्रणालियों में बैंक या भुगतान कंपनियां लेन देन की पुष्टि करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। बिटकॉइन में कोई मध्यस्थ नहीं होता। इसके बजाय यह एक प्रक्रिया का उपयोग करता है जिसे माइनिंग कहा जाता है। शक्तिशाली कंप्यूटर जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब कोई समस्या हल हो जाती है तो लेन देन के एक समूह को सत्यापित किया जाता है और उसे ब्लॉकचेन में एक नए ब्लॉक के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से इस प्रणाली को ब्लॉकचेन कहा जाता है, यानी एक श्रृंखला में जुड़े हुए ब्लॉक्स। इन कंप्यूटरों को चलाने वाले लोगों को माइनर्स कहा जाता है। लेन देन की पुष्टि करने और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के बदले में माइनर्स को नए बनाए गए बिटकॉइन इनाम के रूप में मिलते हैं। यही तरीका है जिससे नए बिटकॉइन प्रचलन में आते हैं। समय के साथ माइनिंग और अधिक कठिन होती जाती है और इनाम भी कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को हॉल्विंग कहा जाता है, जो लगभग हर 4 साल में होती है।
हर हॉल्विंग के साथ नए बनाए जाने वाले बिटकॉइन की संख्या कम हो जाती है, जिससे आपूर्ति धीमी और दुर्लभता बढ़ जाती है। शुरुआती वर्षों में बिटकॉइन माइनिंग सामान्य लैपटॉप्स पर भी की जा सकती थी। आज माइनिंग के लिए विशाल डेटा सेंटर्स, विशेष मशीनें, भारी बिजली की खपत और उन्नत कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यह बढ़ती हुई कठिनाई जानबूझकर रखी गई है। यह सुनिश्चित करता है कि बिटकॉइन सुरक्षित रहे और नए सिक्के धीरे धीरे और पूर्वानुमानित तरीके से जारी हों। बिटकॉइन अनोखा है क्योंकि यह खुद में मुद्रा भी है और एक भुगतान नेटवर्क भी। पारंपरिक मुद्रा के लिए मूल्य स्थानांतरित करने के लिए अलग अलग सिस्टमों की जरूरत होती है, जैसे बैंक, पेमेंट गेटवे, क्लियरिंग हाउस। बिटकॉइन को इसकी आवश्यकता नहीं है। मुद्रा और नेटवर्क दोनों एक ही हैं। आप दुनिया में कहीं भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे मूल्य भेज सकते हैं, बिना अनुमति, बिना सीमाओं के और बिना बिजनेस आवर्स का इंतजार किए। यह बिटकॉइन को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर के लिए खास तौर पर शक्तिशाली बनाता है। बैंकों के जरिए पैसे भेजना देशों के बीच में कई दिन ले सकता है और इसमें भारी शुल्क भी लग सकता है। बिटकॉइन लेन देन कुछ ही मिनटों में हो सकते हैं और अक्सर कम लागत पर। इसी वजह से बिटकॉइन हर साल लेन देन शुल्क में वैश्विक स्तर पर सैकड़ों अरब डॉलर बचा सकता है। हालांकि बिटकॉइन को अक्सर पूरी तरह से गुमनाम समझा जाता है। असल में बिटकॉइन छद्म गुमनाम सूडोनिमस है। वॉलेट पते नाम नहीं दिखाते, लेकिन हर लेन देन ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है। पर्याप्त विश्लेषण के साथ गतिविधि का कभी-कभी पता लगाया जा सकता है। यह पारदर्शिता एक कारण है कि सरकारें बिटकॉइन को बैन करने से रेगुलेट करने की ओर बढ़ रही हैं। भारत में बिटकॉइन को शुरू में कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। आरबीआई ने उपयोगकर्ताओं को बार बार चेतावनी दी। 2018 में क्रिप्टो संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए। हालांकि मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रतिबंध हटा दिए, ये कहते हुए कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना अनुचित था। आज भारत में बिटकॉइन खरीदना और बेचना कानूनी है, लेकिन यह आधिकारिक रूप से विनियमित नहीं है। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ताओं को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो कोई सुरक्षा नहीं है। बिटकॉइन अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। आज हजारों डिजिटल मुद्राएं हैं जो अलग अलग विचारों के साथ प्रयोग कर रही हैं। लेकिन बिटकॉइन सबसे मजबूत बनी हुई है क्योंकि यह सबसे पहले आई थी, यह सबसे सुरक्षित है और इसका नेटवर्क सबसे बड़ा और सबसे विकेंद्रीकृत है। अब कई संस्थाएं, कंपनियां और यहाँ तक कि सरकारें भी बिटकॉइन को अपने भंडार का हिस्सा मानकर रखती हैं। एक प्रसिद्ध घटना यह दिखाती है कि बिटकॉइन कितनी दूर आ चुका है। 2010 में एक प्रोग्रामर ने 2 पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन का इस्तेमाल किया था। उस समय यह एक समझदारी भरा सौदा लगा था। आज वे बिटकॉइन हजारों करोड़ रुपए के होते। ये कहानी पछतावे के बारे में नहीं है। यह दिखाती है कि शुरुआती तकनीकें किस तरह अप्रत्याशित रूप से विकसित होती हैं। बिटकॉइन की कीमत मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती है। क्योंकि इसकी आपूर्ति सीमित है और मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए समय के साथ इसकी कीमत बढ़ी है। हालांकि यह वृद्धि हमेशा स्थिर नहीं रही। बिटकॉइन बेहद अस्थिर है। कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और उतनी ही तेजी से गिर भी सकती हैं। यही अस्थिरता कारण है कि बिटकॉइन उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जो जोखिम नहीं उठा सकते। बिटकॉइन की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। यह धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक दीर्घकालिक तकनीकी प्रयोग है जो मानवता की पैसे, भरोसे और नियंत्रण की सोच को चुनौती देता है। कुछ लोग इससे लाभान्वित होंगे, कुछ को नुकसान होगा। यही हर बड़ी नवाचार की सच्चाई है। बिटकॉइन को वास्तव में शक्तिशाली बनाने वाली चीज उसकी कीमत नहीं है। यह वह विचार है कि पैसा बिना किसी अनुमति के भी अस्तित्व में रह सकता है। यह विचार पहले ही दुनिया को बदल चुका है, चाहे भविष्य में बिटकॉइन सफल हो या असफल। बिटकॉइन स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका भी पेश करता है। पारंपरिक व्यवस्था में भले ही पैसा आपका लगता है, लेकिन वह हमेशा किसी और के नियंत्रण में रहता है। बैंक खाते फ्रीज कर सकते हैं, सरकारें निकासी की सीमा लगा सकती हैं और आपातकाल के समय पहुंच को सीमित किया जा सकता है। बिटकॉइन अलग तरह से काम करता है। अगर आप अपनी प्राइवेट कीज का नियंत्रण रखते हैं तो आप अपने पैसे का नियंत्रण रखते हैं। न कोई बैंक की मंजूरी, न सरकार की अनुमति, न दफ्तर के समय की पाबंदी। इस अवधारणा को सेल्फ कस्टडी कहा जाता है और यह बिटकॉइन के सबसे शक्तिशाली लेकिन खतरनाक पहलुओं में से एक है। शक्तिशाली इसलिए क्योंकि यह स्वतंत्रता देता है, खतरनाक इसलिए क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उपयोगकर्ता पर होती है। अगर आप अपनी प्राइवेट कीज खो देते हैं तो आपका बिटकॉइन हमेशा के लिए खो जाता है। न कोई रिकवरी, न कस्टमर केयर, न कोई रिवर्सल। इसीलिए बिटकॉइन के मामले में निवेश से ज्यादा शिक्षा जरूरी है। क्रिप्टो में ज्यादातर नुकसान इसलिए नहीं होते क्योंकि बिटकॉइन फेल हो गया। ये इसलिए होते हैं क्योंकि लोग फर्जी एप्स, फिशिंग लिंक, धोखाधड़ी वाले संदेश, अवास्तविक मुनाफे के वादे या अपनी कीज को लापरवाही से रखने के झांसे में आ जाते हैं।
बिटकॉइन खुद कभी भी प्रोटोकॉल स्तर पर हैक नहीं हुआ है। सिस्टम मजबूत है, मानव गलतियां ही कमजोर खड़ी हैं। वॉलेट्स, सुरक्षा उपायों, हार्डवेयर वॉलेट्स, बैकअप्स और बुनियादी डिजिटल हाइजीन को समझना निवेश के बारे में सोचने से पहले जरूरी है। बिटकॉइन का ध्यान आकर्षित करने का एक और बड़ा कारण यह है कि यह मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में काम करता है। मुद्रास्फीति चुपचाप बचत की कीमत को कम कर देती है। आप इसे रोजाना महसूस नहीं करते, लेकिन वर्षों में उतनी ही राशि से कम और कम चीजें खरीदी जा सकती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि सरकारें जरूरत पड़ने पर और अधिक मुद्रा छापती हैं। बिटकॉइन को छापा नहीं जा सकता, इसकी आपूर्ति का शेड्यूल तय है और सभी के लिए पारदर्शी है। इसी वजह से बहुत से लोग बिटकॉइन को रोजमर्रा के खर्च के पैसे की तरह नहीं, बल्कि एक मूल्य संग्रह के रूप में देखते हैं, सोने की तरह, लेकिन डिजिटल, पोर्टेबल और सीमाहीन। संस्थागत भागीदारी के कारण भी बिटकॉइन को अपनाने में वृद्धि हुई है। पहले बिटकॉइन मुख्य रूप से व्यक्तिगत निवेशकों और तकनीकी उत्साही लोगों के पास ही था। आज बड़े निवेश फर्म, हेज फंड और सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां भी अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन रखती हैं। बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETF ने पारंपरिक निवेशकों के लिए बिना सीधे वॉलेट संभाले इसमें निवेश करना आसान बना दिया है। यह बदलाव, जिसमें केवल खुदरा निवेशकों से लेकर संस्थागत भागीदारी तक विस्तार हुआ है, बिटकॉइन की वैधता को बढ़ाता है और इसे एक अस्थायी प्रवृत्ति के रूप में खारिज किए जाने की संभावना को कम करता है। बिटकॉइन की एक आम आलोचना इसकी ऊर्जा खपत है। माइनिंग में वाकई काफी बिजली का उपयोग होता है, लेकिन इस पर चर्चा अब बदल गई है। अब बिटकॉइन माइनिंग का एक बढ़ता हुआ हिस्सा जल, सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करता है। कुछ क्षेत्रों में माइनिंग वास्तव में अतिरिक्त ऊर्जा का उपभोग करके पावर ग्रिड को स्थिर करने में मदद करती है, जो अन्यथा बर्बाद हो जाती। अब बहस केवल ऊर्जा उपयोग पर नहीं, बल्कि इस पर है कि ऊर्जा कैसे उत्पन्न और प्रबंधित की जाती है। बिटकॉइन को अपने मजबूत नेटवर्क प्रभाव का भी लाभ मिलता है। हर नया उपयोगकर्ता, माइनर, डेवलपर और व्यवसाय इस सिस्टम को और मजबूत बनाता है। जितने अधिक लोग बिटकॉइन का उपयोग करते हैं, इसे हमला करना या बंद करना उतना ही कठिन हो जाता है। यही कारण है कि जब इंटरनेट को अपनाने का स्तर एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया, तो वह भी अजेय हो गया। यहाँ तक कि अगर कुछ देश बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाते हैं, तब भी वैश्विक नेटवर्क काम करता रहता है। बिटकॉइन ने यह भी बदल दिया है कि युवा पीढ़ियां पैसे के बारे में कैसे सोचती हैं। जो लोग स्मार्टफोन, ऐप्स और डिजिटल स्वामित्व के साथ बड़े हुए हैं, वे स्वाभाविक रूप से वॉलेट्स और विकेंद्रीकृत प्रणालियों को समझते हैं। उनके लिए बिटकॉइन तार्किक लगता है, अजीब नहीं। यह पीढ़ीगत बदलाव दीर्घकालिक अपनाने में बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि समय के साथ पैसे के बारे में विश्वास बदलते हैं। एक गहरे स्तर पर बिटकॉइन समाज को एक बुनियादी सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। पैसे को मूल्य कौन देता है? क्या यह सरकार का समर्थन है, भौतिक रूप है, सामूहिक विश्वास है, गणितीय नियम है या दुर्लभता है? बिटकॉइन इन सभी को एक नए तरीके से जोड़ता है। यह सेनाओं या कानूनों द्वारा नहीं, बल्कि क्रिप्टोग्राफी, पारदर्शिता और वैश्विक सहमति द्वारा समर्थित है। इसी कारण बिटकॉइन को लगातार अध्ययन किया जाता है, उस पर बहस होती है, आलोचना की जाती है और साथ ही उसे अपनाया भी जाता है। यह सिर्फ एक संपत्ति या मुद्रा नहीं है, ये इस बारे में एक नया विचार है कि डिजिटल दुनिया में पैसा कैसे काम कर सकता है। बिटकॉइन की कहानी गहराई से विश्वास, या यूं कहें कि पारंपरिक प्रणालियों में विश्वास की कमी से भी जुड़ी है। 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट के बाद लाखों लोगों ने महसूस किया कि जो बैंक बहुत बड़े हैं ताकि विफल न हो माने जाते थे, वे वास्तव में नाजुक थे। और जब वे ढह गए तो आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बचत गायब हो गई, नौकरियां चली गईं और सरकारों ने संस्थाओं को बचाने के लिए भारी मात्रा में पैसा छापा। बिटकॉइन ठीक उसी माहौल में जन्मा था। इसके सबसे पहले ब्लॉक में एक छुपा हुआ संदेश है जो बैंक बेलआउट्स का उल्लेख करता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इसे क्यों बनाया गया था। बिटकॉइन सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये टूटी हुई विश्वास का एक जवाब है। बिटकॉइन का एक और महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शिता है। हर बिटकॉइन लेन देन ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है, जो एक सार्वजनिक खाता बही है जिसे कोई भी देख सकता है। आप नाम या पहचान नहीं देख सकते, लेकिन आप सिक्कों की आवाजाही देख सकते हैं। इस स्तर की पारदर्शिता पारंपरिक वित्त में कभी नहीं रही है। सरकारें, बैंक और कंपनियां बंद दरवाजों के पीछे काम करती हैं, लेकिन बिटकॉइन खुले में काम करता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, कुल आपूर्ति, लेन देन का इतिहास और नेटवर्क के नियमों को सत्यापित कर सकता है। यह खुलापन उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से बिटकॉइन पर बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के भरोसा किया जाता है। बिटकॉइन पैसे को प्रोग्राम करने योग्य बनाने का विचार भी पेश करता है। हालांकि खुद बिटकॉइन जानबूझकर सरल रखा गया है, लेकिन इसके पीछे की सोच ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रणालियों को प्रेरित किया है।
आज भी बिटकॉइन को शर्तों, समय की देरी या मल्टी सिग्नेचर सुरक्षा के साथ लॉक किया जा सकता है, जिसमें फंड्स को स्थानांतरित करने के लिए कई अनुमतियों की आवश्यकता होती है। यह बिटकॉइन को न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि व्यवसायों, एस्क्रो सिस्टम, विरासत योजना और सुरक्षित दीर्घकालिक भंडारण के लिए भी उपयोगी बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं वह है अस्थिरता। बिटकॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव काफी नाटकीय होते हैं, लेकिन यह उभरती तकनीकों में आम बात है। प्रारंभिक इंटरनेट कंपनियों ने भी स्थिर होने से पहले अत्यधिक अस्थिरता का अनुभव किया था। जैसे जैसे बिटकॉइन का बाजार आकार बढ़ा है, इसकी अस्थिरता शुरुआती वर्षों की तुलना में धीरे धीरे कम हुई है। दीर्घकालिक चार्ट एक स्पष्ट पैटर्न दिखाते हैं: तेज वृद्धि, गहरी गिरावट, लंबा समेकन और फिर नई वृद्धि। ये चक्र बार बार दोहराता है क्योंकि अपनाने की प्रक्रिया लहरों में होती है, सीधी रेखा में नहीं। बिटकॉइन ने एक पूरी तरह से नया पेशा भी बनाया है। माइनर्स, ब्लॉकचेन डेवलपर्स, सुरक्षा ऑडिटर्स, विश्लेषक, शिक्षक और कंटेंट क्रिएटर्स। अब इस इकोसिस्टम के चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं। जिन देशों ने इसे जल्दी पहचाना, उन्होंने नवाचार, प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करके लाभ उठाया है। अन्य देश अभी भी पीछे हैं। धीरे धीरे यह समझ रहे हैं कि नवाचार पर प्रतिबंध लगाने से वह रुकता नहीं है, बल्कि कहीं और चला जाता है। बिटकॉइन के इर्द गिर्द एक और बड़ा मुद्दा वित्तीय समावेशन का है। दुनिया भर में अरबों लोगों के पास अभी भी बैंकों की पहुंच नहीं है, लेकिन उनमें से कई के पास स्मार्टफोन है। बिटकॉइन किसी को भी बिना कागजी कार्रवाई, क्रेडिट स्कोर या स्वीकृति के वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भाग लेने की अनुमति देता है। अस्थिर सरकारों या कमजोर मुद्राओं के तहत रहने वाले लोगों के लिए बिटकॉइन निवेश से ज्यादा एक जीवन रेखा हो सकता है। बिटकॉइन की सेंसरशिप के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेन देन को पहचान, विश्वास या स्थान के आधार पर रोका नहीं जा सकता। इसी वजह से पत्रकार, कार्यकर्ता और संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले लोग कभी-कभी बिटकॉइन पर निर्भर करते हैं जब पारंपरिक प्रणालियां विफल हो जाती हैं या उनका दुरुपयोग किया जाता है। साथ ही इस तटस्थता का मतलब है कि बिटकॉइन यह नहीं आंकता कि इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। यही कारण है कि जिम्मेदारी और नैतिकता मायने रखती है। समय के साथ बिटकॉइन एक ऐसी चीज से विकसित हुआ है जिस पर पहले हंसी उड़ाई गई, फिर डराया गया और अब उसका अध्ययन किया जा रहा है। केंद्रीय बैंक इसकी निगरानी करते हैं, विश्वविद्यालय इसका शोध करते हैं, कॉरपोरेशन इसे अपने सिस्टम में शामिल करते हैं, सरकारें इस पर टैक्स लगाती हैं। मजाक उड़ाए जाने से लेकर विरोध और फिर स्वीकार्यता तक की यह यात्रा हर ऐतिहासिक परिवर्तनकारी तकनीक के लिए आम है। बिटकॉइन एक आदर्श दुनिया का वादा नहीं करता। यह लालच, धोखाधड़ी या असमानता को समाप्त नहीं करता। यह जो पेश करता है वह है विकल्प, एक समानांतर प्रणाली जो भरोसे के बजाय गणित के आधार पर चलती है। बिटकॉइन के पीछे एक और शक्तिशाली विचार है: डिजाइन द्वारा दुर्लभता। भौतिक दुनिया में दुर्लभता आमतौर पर प्रकृति से आती है। सोना दुर्लभ है क्योंकि इसे ढूंढना और खनन करना मुश्किल है। डिजिटल दुनिया में कॉपी करना बेहद आसान है। बिटकॉइन से पहले किसी ने भी डिजिटल दुर्लभता की समस्या का समाधान नहीं किया था। बिटकॉइन ने इसे क्रिप्टोग्राफी, सहमति और आर्थिक प्रोत्साहनों को मिलाकर हल किया। इसी वजह से लोग अक्सर बिटकॉइन को डिजिटल सोना कहते हैं। बिटकॉइन का हॉल्विंग चक्र इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लगभग हर 4 साल में माइनर्स को नए ब्लॉक जोड़ने के लिए मिलने वाला इनाम आधा कर दिया जाता है। इस घटना को हॉल्विंग कहा जाता है। हॉल्विंग्स के कारण नए बिटकॉइन के प्रचलन में आने की दर कम हो जाती है। इतिहास में हर हॉल्विंग ने बिकवाली के दबाव को कम किया है और समय के साथ साथ दुर्लभता को बढ़ाया है। यही एक कारण है कि दीर्घकालिक विश्वास रखने वाले लोग इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं। पारंपरिक बाजारों के विपरीत, जहां नियम अचानक बदल जाते हैं, बिटकॉइन की मौद्रिक नीति पहले दिन से ही लिखी गई थी और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। एक और महत्वपूर्ण विषय है ऊर्जा का उपयोग। बिटकॉइन माइनर्स सबसे सस्ती उपलब्ध ऊर्जा की तलाश करते हैं, जो अक्सर अधिशेष या बर्बाद ऊर्जा, जल विद्युत की अधिकता, जली हुई प्राकृतिक गैस या ऑफ पीक घंटों के दौरान पवन ऊर्जा से आती है। घरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय बिटकॉइन वास्तव में ऊर्जा ग्रिड को स्थिर कर सकता है, क्योंकि यह अंतिम विकल्प के रूप में एक लचीला खरीदार बन जाता है। इसी कारण अब कई ऊर्जा विशेषज्ञ बिटकॉइन माइनिंग को एक खतरे के बजाय नवीकरणीय अवसंरचना के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखते हैं। बिटकॉइन व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में भी एक सबक सिखाता है। पारंपरिक बैंकिंग में अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो बैंक उसे रीसेट कर सकता है।
बिटकॉइन में अगर आप अपनी प्राइवेट कीज खो देते हैं तो आपका बिटकॉइन हमेशा के लिए अप्राप्य हो जाता है। ये डरावना लग सकता है, लेकिन यही बात बिटकॉइन को सच में आपका बनाती है। नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स बिटकॉइन की दुनिया में एक आम कहावत है। यह उपयोगकर्ताओं को याद दिलाता है कि स्वयं संरक्षण स्वतंत्रता भी है और जिम्मेदारी भी। बिटकॉइन में सुरक्षा कई स्तरों पर होती है। प्रोटोकॉल स्तर पर यह क्रिप्टोग्राफी और विकेंद्रीकृत सहमति द्वारा सुरक्षित है। यूजर स्तर पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि वॉलेट्स को कितनी सावधानी से प्रबंधित किया जाता है। हार्डवेयर वॉलेट्स, कोल्ड स्टोरेज, मल्टी सिग्नेचर सेटअप्स और टाइम लॉक जैसी व्यवस्थाएं बिटकॉइन होल्डिंग्स की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। समय के साथ टूल्स अधिक यूजर फ्रेंडली हो गए हैं, जिससे गैर तकनीकी लोगों के लिए भी एक्सचेंज पर निर्भर हुए बिना बिटकॉइन को सुरक्षित रखना आसान हो गया है। एक और दिलचस्प विकास है संस्थागत अपनापन। जो एक सीमित प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, वह अब बोर्ड रूम और बैलेंस शीट्स तक पहुंच गया है। सार्वजनिक कंपनियां बिटकॉइन को ट्रेजरी एसेट के रूप में रखती हैं। निवेश फंड्स बिटकॉइन में निवेश का अवसर प्रदान करते हैं। बिटकॉइन यह भी बदल देता है कि लोग समय और मूल्य के बारे में कैसे सोचते हैं। फेड सिस्टम खर्च को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ पैसे का मूल्य घटता जाता है। बिटकॉइन जो सीमित है, बचत और दीर्घकालिक सोच को प्रोत्साहित करता है। कई उपयोगकर्ता इस बदलाव को उतना ही मनोवैज्ञानिक मानते हैं जितना कि वित्तीय। जब लोग मुद्रास्फीति के खिलाफ दौड़ना बंद कर देते हैं, तो वे भविष्य की योजना अलग तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं। शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और नवाचार को प्राथमिकता मिलने लगती है। सांस्कृतिक रूप से बिटकॉइन अब केवल पैसा नहीं रह गया है। ये एक आंदोलन है, एक दर्शन है और कुछ लोगों के लिए खुले सिस्टम्स में विश्वास भी है। शिक्षा, मीटअप्स और ऑनलाइन चर्चाओं के इर्द गिर्द समुदाय बनते हैं। बिटकॉइन का भविष्य इस पर निर्भर नहीं करता कि हर कोई उस पर विश्वास करे। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि पर्याप्त लोग इसका उपयोग करना चुने। यह पारंपरिक प्रणालियों के साथ सह अस्तित्व में रह सकता है, उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है, या बस एक विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है। बिटकॉइन की एक आम आलोचना इसकी ऊर्जा खपत है। हाँ, बिटकॉइन माइनिंग में बिजली की खपत होती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। माइनिंग का बढ़ता हुआ प्रतिशत हाइड्रो, सोलर और विंड जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है। भारत में बिटकॉइन अवैध नहीं है। बिटकॉइन खरीदना और रखना अनुमति है, हालांकि यह अभी पूरी तरह से विनियमित नहीं है, जिसका अर्थ है कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। बिटकॉइन से होने वाला लाभ कर योग्य है और नुकसान की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। बिटकॉइन के साथ सबसे महत्वपूर्ण सबक बहुत सरल है। कभी भी वह पैसा निवेश न करें जिसे खोने का जोखिम आप नहीं उठा सकते। बिटकॉइन बढ़ सकता है, गिर सकता है, फिर से उबर सकता है और फिर से बढ़ सकता है। इसका इतिहास अस्थिर रहा है, लेकिन इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्ति अपनाने के साथ रही है। बिटकॉइन केवल मुद्रा नहीं है, ये केवल तकनीक भी नहीं है। ये एक सवाल है, एक सवाल विश्वास, नियंत्रण, स्वतंत्रता और खुद पैसे के भविष्य के बारे में। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि बिटकॉइन क्या है, बल्कि ये है कि बिटकॉइन आपके लिए क्या मायने रखता है। बिटकॉइन किसी को भी इसमें विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करता। ये गारंटीड मुनाफे का वादा नहीं करता। यह दावा नहीं करता कि वह सब कुछ रातों रात बदल देगा। जो यह पेश करता है वह है एक विकल्प, ऐसे सिस्टम में भाग लेने का विकल्प जहां नियम कोड में लिखे जाते हैं, ताकत के बल पर नहीं बदले जाते। इतिहास हमें एक स्पष्ट पैटर्न दिखाता है। हर क्रांतिकारी तकनीक को पहले नजरअंदाज किया जाता है, फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है, बाद में उससे डर लगता है और अंत में जब वह अनिवार्य हो जाती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इंटरनेट ने भी यही रास्ता अपनाया था, स्मार्टफोन ने भी यही रास्ता अपनाया था, डिजिटल भुगतान ने भी यही रास्ता अपनाया था। बिटकॉइन भी उसी रास्ते पर चल रहा है, धीरे, चुपचाप और लगातार। अगर बिटकॉइन असफल होता है तो इसका कारण यह होगा कि लोगों ने इसका उपयोग करना नहीं चुना। अगर यह सफल होता है तो इसका कारण यह होगा कि पर्याप्त लोगों ने इसे उस समय समझ लिया जब उन्हें इसकी जरूरत थी। यह निर्णय सरकारों, बैंकों या कंपनियों का नहीं है, यह निर्णय व्यक्तियों का है। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आपको जुआ खेलने की जरूरत नहीं है, आपको बस सीखने की जरूरत है। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है, पैसे को समझना शायद सबसे मूल्यवान निवेश हो सकता है जो आप कभी करेंगे। अब मुझे बताओ, क्या आप बिटकॉइन को जोखिम, क्रांति या अवसर के रूप में देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें और अगर इस वीडियो ने आपको बिटकॉइन को स्पष्ट रूप से समझने में मदद की है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके समर्थन करें।